जय श्री राम दोस्तों। हमारी आज की कहानी है बहू का खत। ये मेरा घर है और तुम सब निकल जाओ मेरे इस घर से। यह कहते हुए जगदीश बाबू ने बड़े ही गुस्से में गिलास जमीन पर दे मारा। वह गिलास चकनाचूर होकर जमीन पर बिखर गया। आज वह गिलास ही चकनाचूर नहीं हुआ, बल्कि जानकी निवास में एक बुजुर्ग माता पिता के सपने भी चकनाचूर हो गए थे। वह सपने जो हर माता पिता अपने बच्चों के लिए देखते हैं, उनके बच्चे हमेशा खुश रहें और घर में सुख शांति बनी रहे। माता पिता इसके अलावा और चाहते भी क्या हैं? खैर, जानकी देवी जगदीश जी का गुस्सा शांत करने की कोशिश कर रही थी, किंतु जगदीश जी का गुस्सा आज सातवें आसमान पर था। लेकिन आज दोनों बेटे और बहुओं में कोई कसर नहीं छोड़ी घर की शांति भंग करने में। आज अगर गुस्से की बात की जाए तो जगदीश जी डाल डाल और उनके दोनों बेटे पात पात। झगड़ा का अंत यही हुआ कि दोनों बेटे और बहू अपने अपने कमरे में चले गए और जगदीश जी गुस्से से आग बबूला होकर घर के आंगन में बिछी चारपाई पर जाकर बैठ गए। अपने मोहल्ले में सबसे नामचीन घर है जगदीश बाबू का, और उस घर का नाम उन्होंने बड़े ही प्रेम से अपनी पत्नी जानकी के नाम पर रखा, जिसका नाम था जानकी विला। घर का नाम जानकी विला रख देने से क्या घर में शांति आ जाती है? आज का झगड़ा जानकी विला के नाम पर एक व्यंग था। जानकी विला के मुखिया हैं जगदीश बाबू और इस घर की सूत्रधार है जानकी देवी जी। घर में जानकी जी का बड़ा बेटा लोकेश और बहू प्रेरणा, इन दोनों की 10 वर्षीय बेटी रूही और छोटा बेटा अमित, बहू अनीता, और इन दोनों का 3 वर्ष का बेटा है कुणाल। अमित नहीं रहना मुझे इस घर में, जहाँ भाई भाई में फर्क किया जाता है, और आज तो बहुओं में भी फर्क होने लगा। प्रेरणा, जल्दी से अपना सामान बांधो, हम आज ही इसी वक्त इस घर को छोड़कर जा रहे हैं। लोकेश गुस्से से चिल्लाया। तभी प्रेरणा लोकेश के पास जाकर उसे समझाने लगी, आप जरा शांत हो जाइए, वे हमारे पिताजी हैं। अगर गुस्से में उन्होंने हमें कुछ कह भी दिया तो इसका मतलब यह नहीं कि पिताजी हमें नहीं चाहते। उनकी नज़र में आप और भैया दोनों समान हैं। तुम जो भी कहो मैं मानने वाला नहीं हूँ, और अब मैं इस घर में नहीं रहूंगा। प्रेरणा लोकेश को समझाते हुए कहती है, गलती तो हर इंसान से होती है, और झगड़ा किस घर में नहीं होता। आज इस घर में जो झगड़ा हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ और कोई नहीं है। मैं अपनी करनी पर बहुत दुखी हूँ। मुझे भी आज इतना बड़ा कदम नहीं उठाना चाहिए था। प्रेरणा रो पड़ी। लोकेश प्रेरणा को समझाते हुए कह रहा है, तुमने आज जो भी किया वह सही किया। अगर मैं भी तुम्हारी जगह रहता तो शायद यही करता। प्रेरणा, अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। लोकेश अलमारी में से बैग निकाल लेता है, किंतु प्रेरणा ने लोकेश को अपनी कसम देकर उस घर में जाने से रोक दिया। लोकेश गुस्से में बैग पलंग पर पटककर घर के बाहर चला गया। तभी लोकेश की नजर आंगन में बैठे पिताजी पर गई, लेकिन लोकेश बिना कुछ बोले मेन गेट से बाहर चला गया। खटिया पर बैठे माँ बाप निरस आंखों से कभी लोकेश को तो कभी घर को देखते रह गए। रात में डिनर का समय हो गया। प्रेरणा ने सबके लिए डिनर बना दिया। किसी का खाने का मन नहीं था। अनीता गुस्से के मारे अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई। डाइनिंग टेबल पर शांति का माहौल था। किसी ने किसी से बातचीत भी नहीं की। सब ने बेढंग से डिनर किया और सब अपने अपने कमरे में चले गए। जगदीश बाबू भी अपने कमरे की ओर जाने लगे। तभी प्रेरणा ने उन्हें रोक दिया। पिताजी, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो, जगदीश बाबू ने तीव्र स्वर में कहा। पिताजी, आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दीजिए। जगदीश बाबू बिना कुछ बोले अपने कमरे में चले गए। प्रेरणा ने जानकी देवी जी से भी बात करने की कोशिश करी। जानकी देवी भी कुछ नहीं बोली और वह भी अपने कमरे में चली गईं। प्रेरणा अनीता का डिनर बिना कुछ बोले ही अनीता के कमरे में रख आई। अनीता भी गुस्से में मुंह फुलाए
कुछ नहीं बोली। प्रेरणा को आज अपने ही घर की यह दुर्दशा देखकर बहुत दुख हो रहा था, क्योंकि अपने घर में आज तक कभी इस तरह का मनमुटाव नहीं हुआ और आज बात यहाँ तक पहुँच गई कि घर के सदस्य ही आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। यह सब सोचते सोचते रात के करीब 10 बज गए। रात के 11 बजे प्रेरणा के भाई का फोन आया। मम्मी की तबीयत खराब है और वह तुम्हें मिलने के लिए बुला रही है। प्रेरणा ने कहा, ठीक है भैया, आप मुझे कल लेने आ जाओ, और उसने फोन काट दिया। प्रेरणा ने लोकेश से बात की। लोकेश ने प्रेरणा को मायके जाने के लिए कह दिया। प्रेरणा ने रात में ही अपनी पैकिंग कर ली। प्रेरणा के मन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। वैसे तो प्रेरणा बहुत ही समझदार महिला है, किंतु प्रेरणा की समस्या यह है कि वह अपनी तकलीफ या दुख किसी के सामने कह नहीं पाती। तभी प्रेरणा ने एक खत लिखा। आज ना चाहते हुए भी मैंने पिताजी का बहुत दिल दुखाया है। शायद इसी खत को पढ़कर पिताजी मेरी भावनाओं को समझें, और उस खत को रात के समय चुपके से अपने ससुर जगदीश बाबू की डायरी में रख दिया, क्योंकि वह जानती थी कि पिताजी की डायरी लिखने की आदत है और वह रोज ही इस तरह डायरी लिखेंगे तो वह खत देखकर जरूर पढ़ेंगे। और खत रखकर वह अपने कमरे में आकर सो गई। सुबह प्रेरणा ने जल्दी से उठकर सारे घर का काम निपटा लिया। तब तक प्रेरणा का भाई भी आ गया। प्रेरणा के भाई को देखकर जगदीश बाबू और जानकी देवी जी चौंक गए। विनय उनके चरण स्पर्श कर वहीं सोफे पर बैठ गया। तभी विनय उन्हें बताता है कि मम्मी की तबीयत खराब है। उनकी इच्छा है दीदी से मिलने की, इसलिए दीदी को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ। तब तक लोकेश और प्रेरणा भी आ जाते हैं। सब साथ मिलकर लंच करते हैं। फिर प्रेरणा अपने सास ससुर और पति से विदा लेकर अपने भाई के साथ अपने मायके चली जाती है। प्रेरणा के मायके जाने के बाद सासू माँ ने घर की कमान अपने हाथों में ले ली और बच्चों की शादी के बाद अपने हाथों से पूरा काम छूट जाने के कारण वह फुर्ती से काम नहीं कर पा रही थी। वैसे तो घर में काम वाली बाई भी लगी रखी थी, जो झाड़ू पोछा कपड़े बर्तन सब करके जाती थी, किंतु घर में और भी ऐसे काम होते हैं जो काम वाली बाई के भरोसे नहीं रखे जा सकते। यह काम तो सिर्फ एक कुशल गृहिणी ही कर सकती है। जानकी विला की कुशल गृहिणी है प्रेरणा, लेकिन उसके मायके जाने के बाद घर गृहस्थी ना चाहते हुए भी जानकी देवी को ही चलानी पड़ी। अनीता से तो उन्हें कुछ ज्यादा खास उम्मीद नहीं थी। अनीता आती, जो काम बना वो करा, नहीं बना तो उसे छोड़ दिया और कुणाल को लेकर चली जाती अपने कमरे में। घर में क्या हो रहा है उसे कोई मतलब नहीं था। झगड़े के बाद से किसी से बातचीत करना, ना ही कुछ बोलना, चुपचाप अपना काम करना और अपने कमरे में चले जाना अब अनीता ने आदत सी बना ली थी। रात के समय डिनर के सब कमरे में चले गए। जगदीश बाबू भी रात्रि भोजन कर अपने कमरे में चले गए। अपनी आदत के अनुसार डायरी लिखने के लिए उन्होंने जैसे ही डायरी खोली, उसमें एक खत था। जगदीश बाबू ने वह खत खोलकर और वह खत की लिखावट देखकर समझ गए कि खत हो ना हो प्रेरणा ने ही लिखा है। जगदीश बाबू समझ गए कि प्रेरणा ने माफी मांगने के लिए यह खत लिखा होगा, लेकिन गुस्से में आकर जगदीश बाबू ने उस खत को वापस डायरी में रख दिया और बिना डायरी लिखे ही सो गए। यही सिलसिला लगातार 2 रात तक चलता रहा। तीसरी रात भी जगदीश बाबू ने डायरी नहीं लिखी और अपने बिस्तर पर लेटे रहे, किंतु आंखों से नींद कोसों दूर थी। जगदीश जी ने डायरी खोली, उनसे अब रहा नहीं गया। उन्होंने उस खत को खोला। खत खोलते ही पहले पेज पर लिखा हुआ था, पूज्य पिताजी चरण स्पर्श। मैं जानती हूँ पिताजी, मेरे द्वारा बोले गए कटु शब्दों से आपको बहुत बुरा लगा है और आपसे माफी मांगने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रही हूँ। मैंने आपसे माता पिता रूपी सास ससुर का सच में बहुत दिल दुखाया है, मुझे क्षमा कर दीजिए।
मैं जानती हूँ कि यह खत पढ़कर आपकी आंखों में आंसू आ गए होंगे, लेकिन मेरा उद्देश्य आपकी आंखों में आंसू लाना नहीं है, अपितु अपनी भावना से अवगत कराना है। पिताजी, हमारा परिवार कितना खुशहाल, हंसता खेलता परिवार था, लेकिन आज पता नहीं किसकी बुरी नजर लग गई हमारे परिवार को। घर में आज जो कुछ भी हुआ है उसकी जिम्मेदार मैं हूँ। पिताजी, गलती मेरी भी है। मुझे अनीता पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हुई है, लेकिन पिताजी, आपने यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि मैंने ये कदम क्यों उठाया है। इतना बड़ा कदम उठाने के पीछे कोई ना कोई वजह तो जरूर हुई होगी। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी ऐसा उद्धरण व्यवहार पहले कभी किया है? क्या मेरी शादी के बाद आपने घर में कभी झगड़ा या किसी बात को लेकर बहस हुई है? नहीं बहू, बिल्कुल भी नहीं। बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। बहू, तुम तो घर की अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती बनकर आई थी। जगदीश बाबू खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही बोल पड़े और अपनी चेयर पर बैठे सोचने लगे कि कितना खुशहाल परिवार था मेरा। प्रेरणा के परिवार में आने के बाद तो हमारा परिवार कितना खुशहाल हो गया था। कितने उत्साहित थे हम सब जब प्रेरणा को देखने गांव गए थे। गांव की छोरी, किंतु पढ़ी लिखी और समझदार। मायके में उसके माँ बाप और एक छोटा भाई था। मध्य वर्गीय परिवार की लड़की थी हमारी प्रेरणा। सांवली सी लड़की, पर तीखे नेक नक्श वाली। और हमारा लोकेश भी श्यामला सा मध्य ऊंचाई का था। दोनों की जोड़ी खूब जम रही थी, लेकिन आगे फैसला लोकेश को लेना था। प्रेरणा और लोकेश ने आपस में बातचीत कर ली और यही फैसला लिया। वैसे प्रेरणा ने पहले नजर में ही लोकेश का मन मोह लिया था, लेकिन प्रेरणा की बातें, विचारधारा और बोलने के सलीके से लोकेश मंत्रमुग्ध हो गया। लोकेश को प्रेरणा बहुत पसंद आई और प्रेरणा लोकेश को भी। फिर हमने वही दोनों का रोका कर दिया और देखते ही देखते प्रेरणा हमारी होने वाली बहू बन गई और समय पंख लगाकर उड़ चला गया। 3 महीनों का समय निकल गया। लोकेश और प्रेरणा की शादी का दिन आ गया। प्रेरणा के पिता ने भी हमारे आपभगत में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने भरपूर मान सम्मान के साथ हमें विदा किया। प्रेरणा ने भी हमें आदर और सम्मान दिया। रोज सुबह सुबह 6 बजे हमारे कमरे में आना, बाकायदा माथे पर पल्लू रखना, हमारे लिए चाय लाना और चरण स्पर्श करना। पुरानी बातें याद आते ही पिताजी की आंखों में आंसू ढुलक आए और पिताजी अतीत से वर्तमान में आ गए। अपने आंसू पोंछकर जगदीश बाबू खत को आगे पढ़ने लगे। तभी पीछे से जानकी देवी ने कंधे पर हाथ रखा। जगदीश बाबू जी सक पका गए। तभी जानकी जी जगदीश बाबू की ओर देखते हुए बोली, आपकी आंखों में आंसू? जगदीश बाबू ने आंसुओं को पोंछते हुए कहा, नहीं, बस आंख में कचरा चला गया। और वो आंख मलने लगे। जगदीश बाबू जी आंखों से अनन्यासी अश्रुधारा बह निकली। जानकी जी जगदीश बाबू को चुप कराने लगी। फिर जगदीश बाबू ने जानकी जी से कहा, जानकी, क्या मैं वाकई में गलत हूँ? बिना झगड़े की वजह जाने मुझे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। यह कहते हुए जगदीश बाबू रो पड़े। जानकी देवी जगदीश बाबू को चुप कराती और कहती, जो कुछ भी हुआ उसमें गलती किसी की भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हालात की है। कौन माता पिता अपने बच्चों का बुरा चाहते हैं? तभी जानकी देवी जी की नजर जगदीश बाबू के हाथ में रखे खत पर पड़ी। जानकी देवी वह खत जगदीश बाबू के हाथ से ले लेती हैं और पूछती हैं, आप क्या कर रहे हैं? और खत जगदीश बाबू के हाथ से लेकर खत पढ़ने बैठ जाती हैं। खत पढ़ते ही जानकी देवी जी की आंखें भी भर आई। जगदीश बाबू जानकी देवी को समझाते हैं, जानकी, यह सब ठीक हो जाएगा। और जानकी देवी के हाथ से खत लेकर पढ़ने लगते हैं। पिताजी, अनीता ने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसने जो व्यवहार किया उसके लिए मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। उस दिन अनीता के हाथ में
दूध का गिलास था और रूही से गलती से अनीता को धक्का लग गया। तभी अनीता ने रूही पर हाथ उठा दिया। रूही रोती रही। अनीता का इतने से भी जी नहीं भरा। गुस्से में आकर उसने रूही पर तंज कसा और कहा, तू लंगड़ी के साथ साथ अंधी भी निकली। तभी पीछे से अमित भैया बोले, इस गिलास की भरपाई कौन करेगा, तेरा बाप? छोरी तो पराये घर से आई है, लेकिन भैया तो अपने घर के हैं। उनके मुंह से इस तरह के शब्द सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने अमित भैया को चिल्लाया। तभी अनीता बोलती है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पर चिल्लाने की? पहले आप अपने निकम्मे नकारा पति को संभालिए, जो हमारे मुफ्त के टुकड़ों पर पल रहा है। मुझसे मेरे पति की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं हुई और मैंने अनीता को एक झन्नाटेदार चांटा गाल पर जड़ दिया। तभी उसी वक्त आपका आना हुआ और आप बिना कुछ सुने बिना ही भड़क गए। यह सब लोकेश से भी देखा नहीं गया, इसलिए वे आप पर भड़क गए और मैंने बाद में आपसे और माँ से बात करने की कितनी कोशिश की, लेकिन आपने मेरी एक न सुनी। इसलिए मजबूरन मुझे ये खत लिखना पड़ा। पिताजी और माताजी सोचने लगे कि अनीता के व्यवहार से आहत होकर ही बहू ने धैर्य खो दिया और झगड़ा इतना बढ़ गया। तभी जानकी देवी बोली, हमारी प्रेरणा बहुत ही समझदार और मिलनसार है। किसी से किसी भी प्रकार का कोई झगड़ा नहीं करना और कलह से तो बहुत दूर की बात है। मेरी बहू तो रोते हुए को भी हंसाने वालों में से है। अमित तो प्रेरणा में भी कितनी बनती थी। दोनों देवर भाभी कम दोस्त ज्यादा थे, लेकिन आज एक दूसरे से बात तक नहीं करते। तभी आगे जानकी देवी बोली, अनीता समूचे स्वभाव की है। उसे अमित का किसी से भी बातचीत करना बिल्कुल पसंद नहीं है। उसने ही अमित को भड़का दिया होगा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में हम इस अनीता को ब्याह कर लिया है। जानकी जी आगे बोली, प्रेरणा कितनी खुश थी अमित की शादी को लेकर। भैया की शादी में ये करेंगे, भैया की शादी में वो करेंगे, हमेशा कान खींचती थी। आने दो मेरी देवरानी को, अपनी उंगली पर नचाऊंगी। और देखते ही देखते वो दिन भी आ गया। हमने अमित का रिश्ता तय कर दिया। अनीता बहुत ही सुंदर गोरी नारी और शहर की पढ़ी लिखी स्मार्ट लड़की थी। वहीं अनीता भी इंजीनियर थी। दोनों की जोड़ी खूब जम रही थी, लेकिन अनीता ना समझती। किसी के भी भड़काने पर हाल भड़क जाया करती थी। किसी ने कुछ कह दिया तो उसे ही सच मान लेती। अपने दिमाग का इस्तेमाल तो बहुत कम करती थी। चंचल सी अनीता जब हमारे घर में आई, उसे तो कुछ घर गृहस्थी की समझ ही नहीं थी। जितना काम बने कर लेना, नहीं बने तो साफ साफ कह देना, लेकिन दिन भर मुस्कुराते रहना। गुस्सा हो जाए तो सबसे लड़ लेना और गलती हो जाए तो सबसे माफी मांग लेना। चंचल सी अनीता दिन भर घर में इधर से उधर फुदकती रहती थी। वहीं प्रेरणा बड़ी ही समझदार और धैर्य से अपने कर्तव्य को अच्छी तरह से निर्वाह करने वाली थी। दोनों की घर गृहस्थी भी कुल मिलाकर बढ़िया चल रही थी। प्रेरणा अपने घर गृहस्थी को लेकर बहुत अच्छे से चला रही थी। वहीं अनीता भी घर के तौर तरीकों समझने की कोशिश कर रही थी। दोनों शुरू में सगी बहनें जैसी रहती थी। प्रेरणा अनीता को धीरे धीरे घर गृहस्थी के कार्यों को समझाने लगी और हमारे परिवार ने दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की शुरू कर दी। कुछ देर रुककर जानकी जी बोली, आपको तो याद ही होगा कितनी धूमधाम से हमारी दोनों बहुओं ने हमारी शादी की सालगिरह मनाई थी और हर त्योहार में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेती थी। लेकिन जब से लोकेश का एक्सीडेंट हुआ है, तब से अमित के कंधे पर घर की जिम्मेदारी आ गई है। तब से दोनों में अचानक से ही आपस में बातचीत बंद हो गई। जो प्रेरणा से पूछा तो उसने कहा, कुछ नहीं माँ जी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कुछ नहीं बताया। इस प्रकार जब अनीता से पूछा तो बोलती है, आपकी चहेती बहू से जाकर पूछो। मुझे तो लगता है शायद अनीता और प्रेरणा को ताने मारती होगी, इसलिए दोनों में बातचीत बंद हो गई। अब चुप भी करो जानकी, मुझे आगे खत पढ़ने दो। जगदीश बाबू झल्लाते हुए बोले,
फिर आगे खत पढ़ने लगे। पिताजी, आप तो जानते ही हैं बच्चे कितने कोमल हृदय के होते हैं, और हमारी रूही का उस हादसे के बाद आत्मविश्वास कितना डगमगाया गया है। बड़ी मुश्किल से रूही को उस हादसे से बाहर निकाल पाई हूँ। सबने कभी रूही को यह एहसास नहीं दिलाया कि वह सामान्य बच्चों की तरह चल नहीं सकती, लेकिन अनीता ने तो उस दिन रूही को पैरों के साथ साथ दिल से भी अपाहिज करने वाले शब्द कह दिए। अनीता आए दिन मुझे ताने मारती है, मैं सह लेती हूँ, लेकिन आज बात मेरी बेटी और मेरे पति की है। आप दोनों तो की बात समझते हैं। पिताजी, जरा सी बात पर वह अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। पिताजी, हमारा पूरा परिवार अच्छे से समझता है कि वह दोनों किस स्थिति से गुजर रहे हैं। हमें तो उनका हौसला बढ़ाना चाहिए, लेकिन अनीता और भैया ने तो उन दोनों का आत्मविश्वास ही हिलाकर रख दिया है। कोई अपने ही बच्चों को ऐसे ताने देता है क्या भला? अगर हम बच्चों का उत्साह नहीं बढ़ा सकते तो कम से कम उनके मन में हीन भावना के बीज तो न डालें। आप तो अच्छी तरह से जानते हैं, रूही के पैरों में लगी गहरी चोट के कारण रूही में आत्मविश्वास की कितनी कमी हो गई है, और इस घटना के बाद से रूही बहुत डरी सहमी सी रहने लगी है। परंतु पिताजी, उस दिन आपका जो व्यवहार था वह बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला था। पिताजी, आप तो हमेशा अच्छे से सोच विचार कर ही फैसला करते हैं, तो फिर उस समय आपने बिना बात के सच्चाई जाने सारा दोष रोपण मुझे ही क्यों दे दिया? बल्कि पिताजी, आपको तो पूरा किस्सा नहीं मालूम था और मैं आपको बताना चाह रही थी, लेकिन आपने मुझे कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया। तभी बीच में रुककर जगदीश बाबू बोलते हैं, बात तो सही है। जिस वक्त घर में लड़ाई हुई उस वक्त तो मुझे यह भी नहीं पता था कि घर में झगड़ा किस बात पे चल रहा है, और ना ही मैंने जानने की कोशिश की। तभी जानकी देवी कहती हैं, अगर आपको झगड़े की वजह नहीं मालूम तो आपने बीच में दखल क्यों दिया? मैं भी उस वक्त घर में नहीं थी, मैं मंदिर गई थी। जब घर आई तो देखा आप गुस्से में थे और मैं आपको गुस्से को शांत कराने की कोशिश कर रही थी। तभी जगदीश बाबू बोलते हैं, जानकी, मुझे गुस्सा इस बात का आया कि प्रेरणा ने अनीता पर हाथ उठाया, और हमारे घर में किसी भी प्रकार की हिंसा हो यह मैं मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने प्रेरणा को चिल्लाया, लेकिन लोकेश बीच में आकर मुझे ही कहने लगा कि आप अमित और मुझ में फर्क करते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है जानकी। मेरे लिए तो मेरे दोनों ही बच्चे एक समान हैं। तभी प्रेरणा बीच में बोल पड़ी, पिताजी, लोकेश जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर आप हम में फर्क नहीं करते तो आज आप मेरी जगह अनीता को चिल्लाते। और यही बात मुझे तीर की तरह चुभ गई कि मुझे प्रेरणा से इस तरह का अनादर की उम्मीद कभी नहीं थी। इसलिए मैंने इन चारों को कहा कि निकल जाओ मेरे इस घर से। अब तुम ही बताओ जानकी, क्या हमारे हाथ की पांचों उंगलियां बराबर होती हैं? नहीं ना। लेकिन क्या हम अपनी किसी एक उंगली को ज्यादा चाहते हैं? नहीं ना, बिल्कुल नहीं। जानकी देवी उदास स्वर में बोलती हैं, हमारे लिए हमारी जिंदगी में पांचों उंगलियों का उतना ही महत्व होता है जितना एक उंगली का। तो फिर बताओ जानकी, फिर कहाँ गलत हूं मैं? जगदीश बाबू ने कहा, हम हमारी संतानों में फर्क कैसे कर सकते हैं? मैं भी मेरे बच्चों को और बहुओं को बहुत चाहता हूँ, और उनके बिना मैं भी नहीं रह सकता। लेकिन मैं बूढ़ा बुजुर्ग पिता हूँ, मैं क्या करूँ? तुम ही बताओ जानकी। मेरे लिए तो यह सब बराबर हैं। मैं अपने सब बच्चों में पश्चाताप क्यों करूं? जिस तरह सभी उंगलियां साथ रहकर शक्तिशाली होती हैं और हौसला बुलंद करती हैं, उसी तरह मेरे बच्चे भी जब साथ रहते हैं तो मुझे भी हौसला मिलता है। लेकिन जब मेरे बच्चे घर में कलह करते हैं तो मेरा दिल भी रोता है। मैं तो इन सब को
साथ रखना चाहता हूँ, लेकिन अब दोनों ही साथ नहीं रहना चाहते। जानकी देवी जगदीश बाबू को शांत करते हुए कहती हैं, कोई भी माँ बाप यह नहीं चाहते कि उसके परिवार का बंटवारा हो। प्रेरणा को भी मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। वह सब कुछ सह सकती है, लेकिन अगर उसके परिवार के खिलाफ कोई आवाज उठाए तो वे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। और आज तो बात उसके पति और बेटी की है। आप तो जानते ही हो, इन 3 महीनों में प्रेरणा ने क्या कुछ नहीं झेला। हमें तो यह लगा था कि हमने लोकेश और रूही को खो ही दिया है, लेकिन प्रेरणा का खुद पर भरोसा और भगवान पर अटूट श्रद्धा थी। वह अपने पति और बेटी को मौत के मुंह से बचा लाई। याद है वह दिन जब लोकेश और रूही का एक्सीडेंट हुआ था। हम सब तो बहुत टूट कर हिम्मत हार चुके थे, लेकिन वो प्रेरणा ही थी जिसने हमें हौसला दिया और खुद भी हिम्मत नहीं हारी। उसके साहस और हौसले और भगवान पर अटूट श्रद्धा की वजह से ही आज लोकेश और रूही हमारे बीच में हैं और प्रेरणा हर कदम पर अपने पति और बेटी का साहस बनी है। और आज प्रेरणा की हिम्मत से सब कुछ ठीक हो गया। लोकेश और रूही अपने पैरों पर फिर से खड़े हो पाए। बड़ी मुश्किल से प्रेरणा ने अपने पति और बेटी में आत्मविश्वास जगाया और अनीता अमित ने एक ही झटके में उनके आत्मविश्वास को डगमगा दिया। वह तो गलत नहीं है। प्रेरणा की जगह अगर कोई और भी होता तो वो भी शायद यही करता जो प्रेरणा ने किया है। तभी कुछ देर रुककर जानकी जी बोली, उस दिन घर के झगड़े के बारे में मैं भी कुछ नहीं जानती थी। रात में मैंने अमित और लोकेश से भी पूछा, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोला। और प्रेरणा ने आपका अनादर किया था, इसलिए मैंने गुस्से में आकर प्रेरणा से बात ही नहीं की। उस समय मुझे प्रेरणा की बात शायद सुन लेनी चाहिए थी। मुझे अनीता से भी बात करी तो वह कहने लगी, अमित पिछले 3 महीनों से घर का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। उन्होंने कभी कुछ कहा क्या? नहीं ना। घर में सिर्फ अमित को ही सैलरी अच्छी मिलती है। पूरा घर अमित की कमाई से ही चलता है। हमें बजट के साथ चलना चाहिए। रूही ने गिलास तोड़ दिया और आए दिन कुछ ना कुछ नुकसान करती रहती है। हम अभी से उसे नहीं सिखाएंगे तो वे कैसे सीखेगी? हम ये फिजूल खर्च पर काबू नहीं करेंगे तो फिर घर खर्च कैसे चलेगा? और अगर अमित ने कुछ कह दिया तो प्रेरणा भाभी को नाराज होने की कोई जरूरत ही नहीं थी। जो व्यक्ति कमाकर खिलाएगा तो क्या वह थोड़ा बहुत गुस्सा भी नहीं दिखा सकता? लेकिन प्रेरणा भाभी ने तो बात का बतंगड़ बनाकर ही रख दिया। मुझे 17 बात सुनाकर अनीता अपने कमरे में चली गई। हमारी प्रेरणा बहुत ही भोली है और उसे किसी पर तंज तो बिल्कुल भी नहीं आता है। आपको पता है, जब प्रेरणा की शादी नई नई शादी हुई थी तो वह कितना लाज और शर्म करती थी। कभी किसी को पलटकर जवाब नहीं देना, अपनी घर गृहस्थी के कार्यों में हमेशा लगे रहना, कहीं आस पड़ोस में जाकर बैठना तो उसकी आदत ही नहीं थी। मैंने उसे कितनी बार कहा, कितनी बार समझाया, बेटा आस पड़ोस में भी बातचीत किया करो, जान पहचान बढ़ेगी। लेकिन वह बड़े प्यार से बोलती, मम्मी जी मुझे लोगों के घर आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उधर चुगली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक बार जबरदस्ती करके मैं प्रेरणा को पड़ोस में पंडिताइन के घर ले गई। उस समय प्रेरणा और पंडिताइन की बहू दोनों की नई नई शादी हुई थी, लेकिन पंडिताइन की बहू ने तो प्रेरणा के सामने अपने घर की बुराई का पिटारा खोल दिया। प्रेरणा उस समय तो पंडिताइन की बहू से कुछ नहीं बोली, लेकिन प्रेरणा ने आकर मुझसे कहा, मम्मी जी कितनी ऊंची बात होती है, रहना हम परिवार वालों के साथ है और वही परिवार वालों की बुराई हम बाहर वालों के आगे करते रहते हैं। तभी जगदीश बाबू बोले, मैं जानता हूँ प्रेरणा बहू को, वे बहुत ही अच्छी है, लेकिन कमी तो हमारी बहू अनीता में भी नहीं है।
बस वह अक्ल में थोड़ी सी नासमझ है, किसी के भी बहकावे में आकर कुछ भी बोल देती है। लेकिन अनीता दिल की बुरी नहीं है। यह कहते हुए दोनों हंसने लगे। तभी जानकी जी बोली, आपकी बहू अनीता इतनी भी अच्छी नहीं है जितना आप सोच रहे हो। मैं एक बार अनीता बहू को भी पंडिताइन के घर लेकर गई थी। तभी अनीता के सामने भी पंडिताइन की बहू की वही खटर पटर शुरू हो गई। लेकिन आपकी बहू अनीता तो अनीता है, वो बोली पंडिताइन की बहू से, जब तुम्हारे घर वाले तुम्हारे साथ अच्छे से नहीं रहते तो तुम अलग क्यों नहीं हो जाती हो। दूसरे ही दिन अनीता की बातों में आकर पंडिताइन की बहू अपने सास ससुर से अलग हो गई। पंडिताइन ठहरी उल्टी खोपड़ी की, सारी तोहमत हमारे ऊपर लगा दी और बोली, तुम्हारी बहू अनीता ने ही यह आग हमारे घर में लगाई है। उसे ये उल्टा सीधा पाठ तुम्हारी बहू ने ही पढ़ाया है। फिर मैं भी उससे कह दिया कि तुम्हारी बहू कोई दूध पीती हुई बच्ची नहीं है जो कोई भी उसे भड़का देगा और वो भड़क जाएगी। आजकल की बहुओं को जो करना होता है वह कर लेती हैं। उन्हें किसी की सलाह मशवरा की जरूरत नहीं पड़ती है। यह सुनकर पंडिताइन उल्टे पैर भागती बनी। अब बताओ, किसी की बहू को ऐसी राय भी दी जाती है भला क्या कि अपना घर ही छोड़ दो। लेकिन अनीता एक नंबर की नासमझ और बोडम है। और पता है, एक बार पंडिताइन की बहू और अनीता बात कर रही थी। तभी मैंने चुपके से ध्यान लगाकर इन दोनों की बातें सुनी। पंडिताइन की बहू हमारी बहू अनीता को पाठ पढ़ा रही थी कि तुम भी अब अलग हो जाओ। हमको देखो, अलग होकर हम कितने मजे से रह रहे हैं। तुम क्या सारी जिंदगी अपनी सास और जेठानी की ही हाँ में हाँ मिलाती रहोगी। तुम भी अपनी अलग एक पहचान बनाओ। मैंने यह बात सुन ली। मैंने प्रेरणा को भी बताया। प्रेरणा ने मुझे यही कहा, जाने दीजिए मम्मी जी, अनीता ना समझ है, लेकिन बहू वह घर तोड़ने वालों में से नहीं है। लेकिन मैंने फिर भी अमित को बोलकर अनीता और पंडिताइन की बहू की बातचीत बंद करवा दी और पंडिताइन की बहू का अपने घर में आना जाना भी बंद करवा दिया। फिर जगदीश बाबू बोले, देखो जानकी, ये सब तो बीती बातें हैं। जिस बहू को घर तोड़ना और अलग होना रहता है वो किसी की भी बात नहीं सुनती। वह सिर्फ और सिर्फ अपने मन की ही करती है और मोहर दूसरे के माथे पर लगा देती है। यह तो समझ स्वयं बहू की होनी चाहिए कि कौन से घर को बनाने में सीख दे रहा है और कौन घर तोड़ने की सीख दे रहा है। जगदीश बाबू आगे बोलते हैं, और यह बात तो एक समझदार बहू को खुद ही समझनी चाहिए कि उसे उसके घर को तोड़ना है या प्यार के धागों से मजबूती से हर रिश्ते को बनाए रखना है। और रही बात मेरी कमाई की, कि तुम मेरी नौकरी पर लोन उठाकर अमित के बिजनेस और रूही लोकेश के इलाज में ही सारे पैसे चले गए और ब्याज कट पिट कर जो मिलती है उससे ही थोड़ा बहुत घर का खर्च चल जाता है। जानकी, तुम तो जानती ही हो, 2 साल बाद मेरा रिटायरमेंट है। उम्र के इस मोड़ पर अब मुझसे भी काम नहीं बनता और जैसे तैसे अब ये गाड़ी चल रही है। अपने काम के बोझ तले दबे होने के कारण ही समझ नहीं पाया। और जब मैं घर आया तो मैंने देखा कि प्रेरणा ने अनीता को चांटा मारा और लोकेश अमित की कॉलर पकड़ रहा है। यह सब मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ और देखा नहीं गया तो मैंने उन दोनों को पूछा भी कि क्या हुआ है, तो वो कुछ नहीं बोले। और फिर लोकेश बोलने लगा, आप मुझ में और अमित में फर्क करते हो। और प्रेरणा भी तो तैश में आकर कहने लगी, मैं अब इस घर में अनीता के साथ अब और नहीं रह सकूंगी। आप इस घर का बंटवारा कर दीजिए और इस अनीता को हमसे अलग कर दीजिए। तभी मैंने भी गुस्से में कह दिया, ये मेरा घर है, तुम सब निकल जाओ मेरे इस घर से। और तभी लोकेश ने भी कहा,
मुझे भी इन सब की शक्ल नहीं देखनी और अब मैं जा रहा हूँ इस घर से। लेकिन प्रेरणा ने मना कर दिया और बोली, हम नहीं जाएंगे इस घर से। मैं अनीता से अलग होना नहीं चाहती हूँ। माँ और पिताजी से नहीं, बल्कि अमित जोर से चिल्लाते हुए बोला, तो क्या यह घर हमारा नहीं है? हम भी इस घर में ही रहेंगे। यहाँ से कहीं नहीं जाने वाले हम दोनों। अनीता भी बोल पड़ी, यहाँ एक पल में भी प्रेरणा भाभी के साथ नहीं रह सकती। अब तो सिर्फ एक ही उपाय बचा है और वो है इस घर का बंटवारा। तभी जगदीश बाबू कहते हैं, जानकी, क्या इन समस्याओं का कोई उपाय नहीं है? तभी कुछ देर सोचते हुए जानकी देवी बोली, एक उपाय है और वो यह है कि हम दोनों बहुओं का किचन अलग अलग कर दें, जिससे दोनों बहुएं आराम से रह सकेंगी। यह क्या कह रही हो जानकी तुम? यह भी तो बंटवारा ही हुआ ना। आप मेरी बात पर जरा ध्यान दें। मैं बस आपको दोनों के किचन अलग करने को बोल रही हूँ। इससे दोनों अपने पति और बच्चे के हिसाब से खाना बना सकती हैं। और अगर हमें किचन अलग अलग नहीं किया तो हमें घर का बंटवारा करना पड़ेगा। और घर का बंटवारा करना मतलब घर का आधा हिस्सा दोनों में दे देना। और अगर हम घर के दो हिस्से कर देंगे तो हम कहाँ जाएंगे? यह कहते हुए जानकी देवी रो पड़ी। जगदीश बाबू जानकी देवी को चुप कराते हुए बोले, ठीक है, हम दोनों के किचन अलग अलग करवा देते हैं। तभी जगदीश बाबू आगे खत को पढ़ते हैं। प्रेरणा आगे लिखती है, मैं भी इस घर की बड़ी बहू हूँ और मुझे भी मान सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अनीता ने इन 3 महीनों में मेरा बहुत अपमान किया है। अब ये मैं और सहन नहीं कर पाऊंगी। लेकिन जब बात मेरे पति और बच्ची की आई तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आप ही बताइए, क्या मैंने कभी अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई? मैं तो अनीता के हर ताने सुनने के बाद भी उसकी हर बातों को नजरअंदाज करती रही। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। तभी जगदीश बाबू खत पढ़ना छोड़कर बीच में ही जानकी देवी से बोले, प्रेरणा ने बात तो बिल्कुल सही कही है। वह अपनी जिम्मेदारियां बाखूबी निभाती आई है। इस घर को उसने कभी ससुराल नहीं समझा। प्रेरणा की शादी के बाद हमें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमारे घर में बहू आई है। वह हमेशा बेटी बनकर ही रही। तभी जानकी देवी बोली, प्रेरणा की शादी को 14 साल हो गए। कभी 2-4 काम ज्यादा भी बोल दो तो वो आराम से कर लेती है, कुछ नहीं बोलती। लेकिन अगर अनीता ने कभी ज्यादा काम कर लिया तो अपनी माँ को फोन करके सबसे पहले बताएगी, माँ, आज मैंने इतना काम किया है। मुझे भी बताएगी, आज काम बहुत ज्यादा था। और फिर बचा कुचा अमित को भी आते ही भड़का देती है, सुबह से शाम से काम में लगी हुई हूँ, मेरा तो शरीर दुख रहा है। मैंने उससे कहा भी अनीता को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास दिलाए। लेकिन प्रेरणा बोली, जाने दो मम्मी जी, अभी कुणाल छोटा है। जब कुणाल बड़ा हो जाएगा तब उसे खुद ही जिम्मेदारी का एहसास हो जाएगा। कुछ देर रुक कर जानकी देवी बोली, आपकी तो सरकारी नौकरी है। सुबह 10 बजे घर से आप निकल जाते हैं और शाम को 6 बजे ही घर में घुसते हैं। आपको क्या मालूम औरतों की घर गृहस्थी कैसे चलती है। प्रेरणा सुबह से लेकर शाम तक पूरे घर को संभालती है। एक जैसी एक टांग पर खड़ी रहकर सारे काम करती है। मैं तो अब भी यही कहूंगी कि अच्छा ही है वे दोनों अलग हो जाएं। कम से कम अनीता को अपनी जिम्मेदारी का एहसास तो होगा। तभी जगदीश बाबू आगे खत पढ़ते हैं, पिताजी, मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मैं स्वार्थी नहीं हूँ और सिर्फ यही चाहती हूँ कि घर में कोई भी मेरे पति की कमाई का मजाक न बनाए। वो अब जितना भी कमाए हमें उसमें घर गृहस्थी कुशलता पूर्वक चला लेंगे। पिताजी, मैं अनीता से अलग होना चाहती हूँ, आपसे या मम्मी से नहीं।
और मैं हमेशा से अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। पर पिताजी, आप अनीता को अलग कर दीजिए। हम आपके साथ ही रहना चाहेंगे और हमारे लिए भी यह सौभाग्य की बात होगी कि आप हमारे साथ रहेंगे। मुझसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आपकी प्रेरणा। जगदीश बाबू खत को मोड़ कर रख देते हैं और फिर जानकी देवी से बोलते हैं, जानकी, मैं प्रेरणा का दुख समझता हूँ। मैं कल सुबह ही अमित को बोलकर अनीता का किचन अलग करवा दूंगा। और आगे जगदीश बाबू बोलते हैं, लेकिन अनीता भी दिल की बुरी नहीं है। जानकी देवी बोली, अनीता को उसकी माँ ही सिखाई होगी। अनीता घंटों अपनी माँ से फोन पर बात किया करती है और अपने घर की हर छोटी मोटी बात अपनी माँ को बताया करती है। उसकी माँ ने ही यह बात उसके दिमाग में डाल दी होगी। घर में झगड़ा करो तो सब घर वाले अपने आप ही खुद तुझे अलग कर देंगे और तेरे पति की कमाई भी बच जाएगी। वही अनीता का घर बसने नहीं देना चाहती। और एक बार तो मैं अपनी माँ से फोन पर कह रही थी, अभी कुणाल छोटा है, इसीलिए सबकी 17 बातें सुनती हूँ। जब कुणाल बड़ा हो जाएगा तो फिर मैं किसी की एक नहीं सुनूंगी, सीधे अलग हो जाऊंगी। मैंने यह बात सुन ली थी और जब मैंने इस बारे में उससे बात करी तो वह मुझसे कहने लगी कि आप मुझ पर नजर रखती हैं। मैंने इस बात पर फटकार भी तो बहुत लगाई। जरूर प्रेरणा भाभी ने ही आपके कान भरे होंगे। वह भी तो अपने मायके बात करती हैं। मैंने तो कभी यह नहीं कहा कि वे क्या बात करती हैं, तो आप मेरी बात पर ही क्यों ध्यान देती हैं? मैंने उस दिन के बाद से अनीता को कुछ भी कहना सुनना छोड़ दिया। मेरी यही गलती थी। अगर मैं उस समय अनीता और प्रेरणा की आपस में बातचीत करा देती तो शायद आज अनीता की इतनी हिम्मत नहीं बढ़ती। वे दोनों कुछ बोलने वाले ही थे कि जानकी देवी ने देखा दरवाजे पर अनीता खड़ी थी। अनीता को देखकर जगदीश बाबू और जानकी जी दोनों चुप हो जाते हैं। अनीता अब कमरे के अंदर आ जाती है और अपने सास ससुर को गुस्से से कहती है, वाह मम्मी पापा वाह, वाह, आपने मेरे बारे में ये कैसी सोच बना रखी है। और अब तो आप पापा जी को भी मेरे खिलाफ भड़का रहे हैं। यह बोलते हुए अनीता रो पड़ी। पापा जी, जब देखो तब मम्मी हमेशा प्रेरणा भाभी का ही पक्ष लेती हैं। तभी तक जानकी देवी बोली, अनीता, तुम चुप चुप कर हमारी बातें सुन रही थी क्या? यह हम पर नजर रख रही थी? वाह मम्मी वाह, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं तो यहाँ आपके लिए और पापा जी के लिए गर्मा गर्म दूध लेकर आई थी, लेकिन मैं आज आपकी जो मेरे प्रति सोच है उसे देखकर मैं बहुत आहत हूँ। मम्मी जी को तो मैं हर बात में ही गलत लगती हूँ, लेकिन आज तो मम्मी जी ने मेरी मम्मी के बारे में भी अपशब्द कहे हैं। मेरी मम्मी बहुत ही अच्छी हैं और मैं उनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। तभी पीछे से प्रेरणा आ जाती है और बोलती है, तो मैं भी अपनी मम्मी के खिलाफ एक शब्द नहीं सुनूंगी। और जानकी देवी के गले लग जाती है, तो रहो अपनी मम्मी के साथ। अनीता गुस्से से बोलती है और कहती है, मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। मैं जा रही हूँ मेरी मम्मी के घर। और कमरे से बाहर निकल जाती है। अमित उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वह नहीं रुकती और जाते जाते बोल कर जाती है, मैं इस घर में तब तक कदम नहीं रखूंगी जब तक तुम अपने परिवार से अलग नहीं होते। और टैक्सी पकड़कर वह अपने मायके चली जाती है। इधर जानकी देवी और जगदीश बाबू प्रेरणा को आश्चर्य भरी नजर से देखते हैं। जानकी देवी पूछती हैं, अरे प्रेरणा, तुम कब आई? तुम तो कुछ दिन और अपने मायके में रहने वाली थी। प्रेरणा ने कहा, मम्मी, मुझे ऑफिस से यहाँ आते वक्त ही मायके से ले आए और यह बता रहे थे कि आपकी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं है,
इसलिए मैं आ गई। प्रेरणा की नजर खत पर पड़ जाती है। मम्मी पापा, आप मुझे माफ कर दीजिए। यह बोलते हुए प्रेरणा पश्चाताप के आंसू रोने लगी। दोनों ने प्रेरणा को चुप कराते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। हमने वह खत पढ़ लिया है। जाने अनजाने में बहू मुझसे भी बहुत गलती हुई है। मैंने तुम्हारे साथ बहुत अन्याय किया है। यह बोलते हुए जगदीश बाबू भावुक हो उठते हैं। प्रेरणा भी भावुक होकर बोलती है, नहीं नहीं पापा, इन सब में आपकी कोई गलती नहीं है। गलती हालात की है। तभी रूही आती है और कहती है, मम्मा मुझे नींद आ रही है, आप चलिए ना। प्रेरणा रूही को कमरे में ले जाती है और रूही को सुलाकर यूं ही मायूस होकर बैठ जाती है। तभी लोकेश प्रेरणा से पूछता है, क्या बात है प्रेरणा, तुम ठीक तो हो ना? प्रेरणा लोकेश के गले मिलकर फफक फफक कर रो पड़ती है। लोकेश प्रेरणा को चुप कराते हुए पूछता है, क्या हुआ प्रेरणा, कोई बात है तो मुझे बताओ। प्रेरणा बोली, अपने घर में उस दिन का झगड़ा हुआ था ना, उसके बाद रात के समय मम्मी का फोन आया तो मैंने मम्मी को सारी बात बताई। मम्मी की भी तबीयत खराब थी और मैं उस समय बहुत टेंशन में थी। तो मम्मी ने मुझसे कहा, बेटी थोड़े दिन के लिए तुम यहाँ मायके में आ जाओ, मुझे भी अच्छा लगेगा और तेरा मन भी हल्का हो जाएगा। कुछ दिन यहाँ रह जाना। मम्मी की स्थिति मुझे मालूम है, वह हमेशा ही बीमार रहती हैं। तो मैंने भी सोचा मायके जाकर कुछ दिन आराम कर लूंगी। दूसरे दिन भाई मुझे लेने आ गया। मैं उसके साथ चली गई। एक दिन तो मुझे अच्छा लगा और वहां सब कुछ ठीक था। दूसरे दिन भाभी ने पापा को चाय लाकर दी। पापा ने सिर्फ इतना ही कहा, बेटी चाय में शक्कर बहुत ज्यादा है। फिर क्या था, भाभी शुरू हो गई। पापा से बोलने लगी, आपको तो मेरी हर चीज में प्रॉब्लम है। कभी आपको शक्कर ज्यादा लगती है तो कभी कम। मैं और भाभी का चेहरा देखते रह गए। तभी रूही से पानी भरा हुआ गिलास जमीन पर गिर गया। फिर से चिल्लाती हुई भाभी किचन से बाहर आई। यह बच्चों ने तो उत्पात मचाना शुरू कर दिया है। ये बच्चे हैं या आफत की पोटली, नाक में दम करके रख दिया है। मैं अकेले किस किस को संभालूं? और पिताजी से बोली, मुझसे नहीं की जाती है आपके मेहमानों की आवागमन, मुझे तो अलग रहना है। अब बस बहुत हो गई आप सबकी सेवा। मैं मायूस होकर भाभी का चेहरा देखने लगी। मैंने भाभी से कहा, भाभी छोटी छोटी बातों पर यूं अलग होने की बात नहीं करते हैं। भाभी तो वहां मुझे ही बोली, आप अपना घर संभालिए, हमारे घर के मामलों में मत बोलिए। मैं टका सा मुंह लेकर भाभी की ओर देखते रह गई। मेरे माँ और पिता हिस्सा बंटवारे के नाम पर रो पड़े। मैंने माँ से बात करने की कोशिश भी की। माँ से कहा भी कि भाभी तो पहले कभी ऐसी नहीं थी। अचानक से भाभी को ये क्या हो गया जो तेरा मेरा कर रही है। भाभी तो निस्वार्थ भाव से आप दोनों की सेवा किया करती थी। फिर ऐसा क्या हो गया जो रातों रात भाभी की सोच बदल गई। मम्मी ने कहा, देखो बेटा, यह कलयुग है, यह सब कुछ हो सकता है। अब बेटा तू अपने ऊपर ही ले ले। बेटा प्रेरणा, तू अपने अपने सास ससुर की कितनी निस्वार्थ भाव से सेवा करती थी, लेकिन तेरी देवरानी के आने के बाद तेरे मन में भी ये ख्याल आने लगा कि सब तुम ही क्यों करो, उसका भी तो परिवार है, वह भी सबकी सेवा करे। बेटा यह बता, जब तेरे बच्चे की डिलीवरी हुई तो तेरी सास ने तुझे कोई तकलीफ दी? नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। मम्मी ने तो मुझे बहुत प्यार दिया और बहुत खुश रखा, बिल्कुल आपकी तरह। तो बेटा अब यह सोच ले, अगर तेरी देवरानी का बच्चा छोटा है और अगर तुमने दो चार काम ज्यादा कर भी दिए तो क्या पहाड़ टूट पड़ेगा? क्या तेरा शरीर घिस जाएगा? नहीं ना। तो फिर बेटा अपनी देवरानी से ईर्ष्या क्यों करती है? जब से तेरे देवर की शादी हुई है तुझे देवरानी का टेंशन हो गया है।
उसकी शादी को अभी 5 साल ही हुए हैं। उसका बच्चा छोटा है। और बेटा तू तो अपने ससुराल वालों के पल पल की खबर हर बात अपने मायके में बताती है, तो कभी अपनी भाभी को बताती है। बेटा, आज वही भाभी तुझे बोलने से नहीं चूकी। बेटी, परेशान हर इंसान की जिंदगी में आती है, लेकिन इंसान को उसका हल समझदारी से निकालना चाहिए। अपनी माँ से यह बात सुनकर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मैंने पिताजी से बंटवारे की बात करी और हम सब ने उनके दिल को कितनी ठेस पहुंचाई है। तब मुझे लगा कि मैंने कितना बड़ा पाप किया है और मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई है। मुझे अपनी गलती का पश्चाताप हो गया। इसलिए मैंने सुबह सुबह ही आपको फोन करके अपने घर पर बुला लिया और यहाँ आकर मम्मी पापा से माफी मांगकर अपनी गलती का पश्चाताप किया। प्रेरणा का परिवार फिर से खुशहाल हो गया। जगदीश बाबू ने प्रेरणा को माफ कर दिया। अनीता के लिए अलग किचन बनवा दिया गया। अनीता को मायके गए हुए 8 से 10 दिन बीत चुके थे। अमित ने अनीता से फोन पर बात करने की कोशिश की, लेकिन अनीता ही उससे बात नहीं करना चाहती थी। हर बार अमित का फोन काट देती। एक दिन सुबह सुबह अनीता अचानक से सीढ़ियों पर फिसल गई और उसे हॉस्पिटल ले जाया गया। वहां डॉक्टर से पता चला कि अनीता के पैर की हड्डी में फ्रैक्चर हो गया है। अनीता के पैर में प्लास्टर बांध दिया गया। 1 महीने बाद ही तुम ठीक से चल पाओगी, डॉक्टर ने कहा। 1 महीने तक तुम सिर्फ आराम करोगी। अनीता की माँ ने 8 से 10 दिन तो अनीता की खूब सेवा करी, लेकिन अनीता की अकड़ अभी भी कम नहीं हुई। आए दिन माँ को परेशान करना। माँ, तुमने यह ऐसा नहीं बनाया, वो वैसा। यहाँ आकर उसने अभी तक अमित से एक बार भी बात नहीं की थी। एक दिन अनीता की माँ ने उससे पूछ लिया, क्या बात है अनीता बेटा, अब अमित बाबू का फोन ही नहीं आता है। अनीता मुस्कुराते हुए बोली, नहीं माँ, इनके फोन को तो रोज आते हैं, लेकिन मैं ही इनसे बात नहीं करती हूँ। वो मैं अब उस घर में वापस नहीं जाऊंगी। मैं अब यहीं तुम्हारे पास में ही रहूंगी और कुणाल का एडमिशन मैं यहीं पास के स्कूल में करवा दूंगी। अनीता की माँ अनीता की यह बात सुनकर साफ साफ बोली, देख बेटी, छोरी हमेशा अपने ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, मायके में नहीं। शादी के बाद लड़की का घर ससुराल ही उसका घर है। आखिर माँ भी बुजुर्ग है, आज है कल नहीं। अब माँ ने साफ साफ कह दिया कि बेटा, तुझे मदद की जरूरत है, इसलिए मैं तेरी सेवा मदद जरूर करूंगी। बेटा, यह पैर का फ्रैक्चर सही हो जाए, फिर तुम सीधे अपने ससुराल जाओगी। माँ ने उसे आदेश दे दिया। अनीता माँ की बात सुनकर अबक सी रह गई। अनीता गुस्से से रोती हुई बोली, ठीक है माँ, आज मुझे पता चल गया। मेरा असली घर मेरा ससुराल ही है। अगर तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं थी, तो मेरे ससुराल में फोन करके मेरी इतनी चिंता क्यों करती थी। बेटा, मैं तेरी बात इसलिए सुनती हूँ कि तेरे मन में कोई बोझ न रहे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तेरे मन में अपने ससुराल वालों के प्रति इतना जहर भरा हुआ है। और वह बात बेटी, तू खुद बता, क्या मैंने कभी तुझे कहा कि तू अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार कर या उनसे अलग हो जा। ये तेरी अपनी ही सोच है और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ कि तू किसी का कहना नहीं मानती। अनीता, मैं अभी भी तुम्हें सलाह देना चाहूंगी कि अभी भी वक्त है अनीता, अपने घर को टूटने से बचा लो। तभी अनीता ने अपनी माँ को गले लगा लिया और बोली, माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। आपने मेरी आंखें खोल दी। उसने अमित को फोन लगाया और माफी मांगी। दूसरे दिन अमित के साथ अपने ससुराल अपने घर वापस आ गई। घर में जब सब ने अनीता की यह हालत देखी तो सबको बहुत बुरा लगा। प्रेरणा ने जाकर अनीता को गले लगा लिया। वैसे अनीता सबके पास जाकर पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी।
सबने उसे रोक कर गले से लगा लिया और सबने अनीता को माफ कर दिया। जगदीश बाबू का परिवार आज हंसी खुशी साथ साथ रहने लगा। धीरे धीरे अनीता भी हर काम में निपुण हो गई और अपनी जेठानी प्रेरणा की तरह ही अपने सास ससुर की निस्वार्थ भाव से सेवा करने लगी। कुछ समय बाद राखी का त्योहार आया। प्रेरणा भी अपने मायके गई। वहां जाकर प्रेरणा ने देखा कि भाई भाभी और पापा सब आपस में बैठकर बातचीत कर रहे हैं। प्रेरणा को देखकर सभी बहुत खुश हो गए। प्रेरणा ने अपनी माँ से पूछा तो उसकी माँ ने कहा, बेटा, हमने ये सब कुछ नाटक किया था, तुझे तेरी गलती का एहसास कराने के लिए। बेटा, घर के मनमुटाव दूर किए जा सकते हैं, लेकिन एक बार बच्चे बंटवारा कर लें तो वे खाई बन जाते हैं और खाई कभी भरी नहीं जा सकती। और बेटा, बंटवारा सिर्फ घरों का ही नहीं, बड़े बुजुर्गों का भी होता है। अपने बच्चों को बांटते देख बुजुर्गों का दिल कितना आहत होता है, यह तुम बच्चे जब बूढ़े होंगे तब समझोगे। मुझे अपनी बेटी पर गर्व है कि उसने अपने घर को बिखरने से बचा दिया। तभी प्रेरणा की भाभी पीछे से आई और प्रेरणा अपनी भाभी को गले लगाकर रोने लगी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बच्चों को बढ़ते देख माँ बाप के दिल पर क्या बीतती है, ये सिर्फ माँ बाप ही जानते हैं। दोस्तों, आज के ये जमाने की कहानी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। फिर मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी कहानी के संग। जय श्री राम दोस्तों।